आज हम सबसे पहले आपको 3 सनसनीखेज वीडियो दिखाएंगे जिनसे आपको अतीक अहमद के अतीत का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट समझ में आ जाएगा। इनमें पहला वीडियो अतीक अहमद के 19 साल के प्रतिभाशाली और ऊर्जावान बेटे असद अहमद का है, जो पुलिस को असद के मोबाइल फोन से बरामद हुआ है। आप जानते हैं असद को पुलिस ने कुछ समय पहले एनकाउंटर में मार डाला था। अब उसका मोबाइल फोन पुलिस के पास है और असद के मोबाइल से बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है आज सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि ये जो बेटा था अतीक अहमद का 19 साल का, ये कितना प्रतिभाशाली था, इसके कितने बड़े बड़े सपने थे, कैसे ये डॉन बनने का सपना देखता था और उस सपने को कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चकनाचूर कर दिया। सो वो तमाम लोग जो अतीक अहमद और उसके परिवार पर, उसके बेटे पर आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, आज उन्हें तो ये वीडियो बहुत खास तौर पर ध्यान से देखना चाहिए। उसके मोबाइल फोन से पुलिस को असद की कुछ तस्वीरें भी मिली हैं, जिन्हें देखकर यह पता चलता है कि असद अहमद भी अपने पिता अतीक अहमद की तरह एक डॉन बनना चाहता था और लखनऊ के जिस फ्लैट में वो रहता था वहां पर बहुत सारे लोगों को किडनैप करके लाया जाता था और फिर उनके साथ मारपीट करके उनका वीडियो बनाया जाता था, ताकि लोगों में 19 साल के इस मासूम से लड़के यानी असद अहमद का खौफ पैदा किया जा सके। कोई भी जो गैंगस्टर होता है या डॉन बनने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति होता है, ये पूरा जो धंधा है ये डर का धंधा है। जब तक लोग डरेंगे नहीं तब तक ये धंधा चल नहीं सकता, ये दुकान चलेगी नहीं। इसलिए अतीक अहमद जैसे लोगों को और उनके जो आसपास के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, बेटे होते हैं, वो ये जानते हैं कि लोगों को कैसे डराना है और डराने के लिए ही इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं। पुलिस को यह वीडियो असद अहमद के मोबाइल फोन की जांच में मिला, जो 19 जनवरी 2021 का है और इस वीडियो में एक लड़के को बेरहमी से पीटा जा रहा है और पुलिस को ऐसा शक है कि असद अहमद ने इस तरह कई और लोगों के साथ भी मारपीट की है और उन्हें ऐसे ही टॉर्चर किया है और वो ये सब कुछ अपना डर पैदा करने के लिए करता था। ये जो लड़का है जिसकी पिटाई हो रही है, इसके कपड़े पूरे उतार दिए गए हैं, कपड़े उतारकर इस लड़के की बेरहमी से पिटाई हो रही है और वीडियो में देखकर ऐसा लगता है कि ये इस वीडियो में जो व्यक्ति इस लड़के को पीट रहा है वो खुद असद ही है। बहुत बेरहमी से पिटाई हो रही है और वीडियो भी बनाया जा रहा है। 24 फरवरी को जब उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी, तब असद अहमद ने ही बाकी शूटर्स के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। लेकिन यह भी विडंबना है कि जब उसका एनकाउंटर हुआ तो हमारे देश के बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने यह कहा कि असद अहमद तो एक पढ़ने लिखने वाला मासूम सा लड़का था, एक युवा था जिसने बहुत सारे सपने देखे थे और पुलिस ने उसे एक फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। ये वो लड़का था जिसे जिंदा रहने का पूरा अधिकार था, हक था और अपने सपने पूरे करने का पूरा अधिकार था। और देखिए बेचारे इस लड़के को एक फर्जी एनकाउंटर में मार डाला गया। लेकिन वो लड़का खुद 19 साल की उम्र में ही कितना खूंखार था, कैसे वो दूसरे लोगों को टॉर्चर करता था, कैसे दूसरे लोगों को मारता पीटता था, ये उसी का वीडियो आज हम आपको दिखा रहे हैं। असद अहमद कितना मासूम था, उसका सच आपको इन तस्वीरों और वीडियोस में आज दिख जाएगा। ये वो तस्वीरें हैं जो असद अहमद खिंचवाया करता था। इसमें से एक तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में उसने अपने गाल पर लिखा हुआ है डॉन। इससे आपको यह पता चलेगा कि ये इस लड़के के मन में एक डॉन बनने की ख्वाहिश थी। 19 साल का जो कोई युवा होता है उसके क्या सपने होते हैं ये निर्भर करता है। उसके सपने ये नहीं था कि वो पढ़ाई लिखाई करेगा, कॉलेज जाएगा, उसके बाद समाज के लिए कुछ करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। उसके दिमाग में ये बात थी कि वो डॉन बनेगा। और डॉन कैसे बनेगा? जब तक लूटपाट नहीं करेगा, लोगों की हत्याएं नहीं करेगा, किडनैपिंग नहीं करेगा, लोग उससे डरेंगे नहीं, थर थर नहीं कांपेंगे, तब तक डॉन कैसे बनेगा। और इसीलिए वो इस तरह लोगों को लाता था, किडनैप करता था, अपने फ्लैट पर लाता था और फिर उनकी जब पिटाई होती थी, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उनके सारे कपड़े उतार कर तब उसका वीडियो बना लिया जाता था, ताकि लोग इन वीडियोस को देखें और फिर डरें। तो पहला वीडियो तो ये है। अब दूसरा वीडियो उत्तर प्रदेश की बरेली जेल का है, जहां अतीक अहमद का भाई अशरफ अहमद बंद था और हमें पता चला है कि उमेश पाल की हत्या से सिर्फ 13 दिन पहले
यानी 11 फरवरी को अतीक अहमद का बेटा असद अहमद, यही लड़का जिसका वीडियो अभी हमने आपको दिखाया, यही असद और उसके साथ कई और शूटर्स अशरफ अहमद यानी अपने चाचा से मिलने के लिए बरेली जेल में गए। और इन शूटर्स में गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद सदाकत और उस्मान उर्फ विजय भी शामिल था। और 11 फरवरी को बरेली जेल में हुई इसी मुलाकात में यह तय हुआ था कि उमेश पाल को कहां मारना है और कैसे मारना है, कैसे हत्या की जाएगी। सोचिए, ये सारी साजिश जेल से रची गई। और इसलिए हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि अतीक अहमद और उसके भाई के लिए जेल कोई सजा नहीं थी, बल्कि जेल तो उनके लिए मजा करने की जगह थी। वो जेल में अपने परिवार के लोगों से खुलकर मिल सकते थे। सोचिए, चाचा और भतीजा दोनों मिल रहे हैं। भतीजा अपने साथ बाकी अपराधियों को लेकर आ रहा है, शूटर्स को लेकर आ रहा है। वहां पर षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उमेश पाल को कैसे मारना है, कब मारना है। तो ऐसे लोगों को जेल में अगर रख भी लिया तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो भाषण सुनवाते हैं जिसकी आज हर तरफ चर्चा हो रही है। उस भाषण में उन्होंने कुछ बड़े अच्छे डायलॉग्स और बड़े अच्छे स्लोगन कहे हैं जिनके बारे में आज सब बात कर रहे हैं। पहली जो बड़ी बात आज उन्होंने कही है वो ये है, यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में अब सब चंगा। उत्तर प्रदेश में अब माफिया और अपराधियों की गर्मी शांत हो गई है और उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं बचा है। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में माफिया अब अतीत हो गया है। यह अतीक अहमद से जोड़कर उन्होंने कहा है कि अब यह एक अतीत की बात हो गई है। और चौथी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं बल्कि टैबलेट होने चाहिए। यानी यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक नई कमिटमेंट है। अब आज जो बात उन्होंने ये सारी कही है, ये शामली में हुई एक रैली में कही, जहां वो निकाय चुनावों के लिए आज प्रचार करने के लिए गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में उन्होंने ये बात कही है। आप भी सुनिए उनका ये डायलॉग और फिर इस डायलॉग का आगे विश्लेषण करेंगे। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। सहारनपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। एक कावड़ यात्रा आज पहचान बन चुकी है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। आप सबसे मुझे ये अपील करना है, आखिर हम अपने युवाओं को कैसी सुविधा चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, कैसे युवा चाहते हैं। हमारे युवाओं के हाथों में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए। हमें गोलियों की आवाज वाली गलियां चाहिए या भजन गंगा बजने वाली गलियां चाहिए। हमें रंगदारी वसूलने वाले गुंडे चाहिए या फिर सरकार की योजना को स्वनिधि के माध्यम से व्यापारी तक पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए। सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए। सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या स्मार्ट सिटी जैसे स्वच्छ और सुंदर नगर चाहिए। नेताओं द्वारा बोले गए कुछ डायलॉग्स या कुछ स्लोगन या कुछ नारे ऐसे होते हैं जो जनता के दिमाग में हमेशा के लिए चिपक जाते हैं और फिर वो सुपरहिट हो जाते हैं। फिर वो चुनाव प्रचार में भी इस्तेमाल होते हैं और वैसे भी लोग आपस में भी इस तरह की बातें करते हैं और ये जो नारे हैं ये सुपरहिट हो जाते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है, यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में अब सब चंगा, ये एक सुपरहिट डायलॉग आज उन्होंने दे दिया है। और आप देखिएगा आने वाले समय में यूपी में ये डायलॉग बहुत चर्चित रहेगा, सुपरहिट हो जाएगा और लोग आपस में बातचीत के दौरान भी इस डायलॉग का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और ये जो डायलॉग है
ये बीजेपी को बाकी के चुनाव में भी, बाकी राज्यों में भी काम आएगा। आपने देखा होगा आजकल हिंदी फिल्में तो चलती नहीं है, और वो उसकी बड़ी वजह यह है कि हिंदी फिल्मों की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। ना वहाँ अच्छी पटकथा लिखी जाती है, ना अच्छे डायलॉग्स लिखे जाते हैं। बहुत लंबे समय से आपने देखा होगा किसी हिंदी फिल्म का कोई डायलॉग सुपरहिट नहीं हुआ है। बल्कि हम ये कहेंगे आज कि जो नेताओं के डायलॉग्स हैं वो अब हिंदी फिल्मों से भी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। आजकल हमारे जो नेता हैं वो फिल्मों के हीरोज से ज़्यादा अच्छे डायलॉग बोल रहे हैं। उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर से कहीं ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और ये आज आपने देख लिया, योगी आदित्यनाथ ने आज जितनी भी बातें कही हैं, ये बातें किसी हिंदी फिल्म जैसी दिखती हैं, लेकिन उनकी जो डायलॉग लिखने वाला जो व्यक्ति है, या जो जिस प्रकार से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की है, उसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई बहुत सुपरहिट वेब सीरीज या कोई बहुत बड़ी हिंदी फिल्म देख रहे हैं। आज जब हमारे देश के बहुत सारे लोग और विपक्षी नेताओं में अतीक अहमद को, महात्मा गांधी और उसके हत्यारों को गोडसे बनाने की होड़ लगी हुई है, तब आपको अतीक अहमद का एक पुराना बयान सुनाना चाहते हैं, जिसमें अतीक अहमद ने अपनी तुलना दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता नेल्सन मंडेला से की थी। और उनका ये पुराना जो बयान है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा पश्चिमी मीडिया खास तौर पर अतीक अहमद को अपराधी नहीं कह रहा, माफिया नहीं कह रहा। जितनी भी हेडलाइंस पश्चिमी मीडिया ने इस समय छापी हैं अतीक अहमद को लेकर, उन सब में ये कहा गया है फॉर्मर लॉ मेकर एंड रॉबिन हुड। यानी जो पश्चिमी मीडिया है वो अतीक अहमद को एक फॉर्मर लॉ मेकर के तौर पर देखता है। लॉ मेकर मतलब एक पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, और रॉबिन हुड, ये कहकर उनके बारे में खबर छापी गई है, ऐसा हेडलाइन में डालकर। जबकि अतीक अहमद तो एक बहुत बड़ा माफिया और एक बहुत बड़ा अपराधी था। लेकिन कुछ लोग आज भी अतीक अहमद की जो छवि है अब उसे महान नेता की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आंसू बहा रहे हैं। अब यह बताया जा रहा है कि अतीक अहमद कितना बड़ा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था, कितना महान था, कैसे गरीबों की मदद करता था, और इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक खास धर्म से आता था और उस धर्म से जुड़े हुए लोगों की बड़ी सहायता किया करता था। और अब आप जब ये पुराना उनका इंटरव्यू देखेंगे, इसमें खुद अतीक अहमद ही कह रहा है कि वो जेल में जरूर है, लेकिन जेल में तो नेल्सन मंडेला भी थे। अब सुनिए अतीक अहमद अपने बारे में कितनी बड़ी गलतफहमी रखते थे। देखिए, एक बहुत बड़ा नेता अभी निधन हो गया, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में थे और किसी समय में मोस्ट वांटेड थे। उसके बाद वो देश के सम्मान बने, और यही काफ़ी होगा कि जो आदमी 5-5 दफ़े विधायक रहा हो, निर्दलीय विधायक रहा हो, फूलपुर जैसी पार्लियामेंट से एमपी रहा हो, तो उतना काफ़ी है कि फिर उसके पीछे तमाम तरह के मसले तो रहेंगे ही। आप ये कहना चाहते हैं कि अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, एक समय आएगा कि आपको भी लोग नेशनल मंडेला की तरह जो है वो। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके कहने पर, इसलिए कि नेल्सन मंडेला बताइए, किसी वक्त हमने जो इतिहास पढ़ा है उससे मोस्ट वांटेड थे, 27 साल जेल में रहना और उसके बाद फिर वहाँ देश का जो है प्रथम व्यक्ति होना, तो ये बड़ी बात है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना में अगर उनकी सरकार बन गई तो वो वहां 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। और ये बयान उन्होंने ऐसे समय में दिया जब तेलंगाना में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और कर्नाटक में भी 4% मुस्लिम आरक्षण को बीजेपी ने समाप्त कर दिया है, और कर्नाटक में तो अभी कुछ दिन के बाद वोटिंग होने वाली है। तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। मित्रों, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो अमित शाह कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वो मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे।
अब बड़ी बहस इस बात पर हो रही है कि यह मुस्लिम रिजर्वेशन जो दिया गया, क्या यह सही है या गलत, और जो आरक्षण दिया जा रहा है धर्म के नाम पर, क्या यह भी सही है या यह सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि उन लोगों के वोट ले लिए जाएं। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या किसी राज्य में मुसलमानों को आरक्षण देना वाकई में भारत के संविधान के खिलाफ है। तो मुस्लिम रिजर्वेशन की पूरी कहानी है जो हम आपको सरल शब्दों में आज बताएंगे। देश की जनता को भी इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और हम ये कहेंगे कि जो देश के नेता हैं उन्हें भी आज ब्लैक एंड व्हाइट देखना चाहिए, ताकि ये जो पूरा मुद्दा है उनके सामने भी पूरा ब्लैक और व्हाइट में हम पेश कर देंगे। अब फिर आप तय कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे देश में कुल मिलाकर 5 राज्य ऐसे हैं जहां सभी मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है धर्म के नाम पर, और ये 5 राज्य दक्षिण भारत के राज्य हैं। इनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण भारत में ही अब तक सभी मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन पिछले दिनों कर्नाटक पहला ऐसा राज्य बना जहां मुसलमानों को दिया जाने वाला 4% आरक्षण समाप्त कर दिया गया, और विपक्षी दलों का आरोप है कि कर्नाटक में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ये सब कुछ चुनाव में जीतने के लिए कर रही है। बीजेपी का कहना यह है कि उसने राज्य में मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करके भारत के संविधान की रक्षा करने का काम किया है। असल में भारत का संविधान धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को आरक्षण देने की बात नहीं कहता, बल्कि यह समाज में पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने की बात कहता है। और इस हिसाब से देखें तो धर्म के आधार पर किसी भी पूरे के पूरे समुदाय को आरक्षण देना सही नहीं है, और यह भारत के संविधान के भी खिलाफ है। कर्नाटक में अब तक सभी मुसलमानों को 4% आरक्षण मिल रहा था, सभी मुसलमानों को, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, कोई भी उनकी कम्युनिटी हो। और बड़ी बात यह है कि वहां मुसलमानों को यह आरक्षण ओबीसी की श्रेणी में दिया गया था। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लास या अदर बैकवर्ड कास्ट। यानी कर्नाटक में सभी मुसलमानों को पिछड़ा मानते हुए वहां उन्हें 4% का आरक्षण दे दिया गया, और यह आरक्षण उन्हें ओबीसी की श्रेणी में मिल रहा था, और यहीं से यह सारा विवाद शुरू होता है। अब बड़ी बात जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वो ये है कि किसी एक धर्म को मानने वाले सारे के सारे लोग ओबीसी कैसे हो सकते हैं, पिछड़े कैसे हो सकते हैं। असल में बहस इस बात को लेकर है कि किसी धर्म के सभी लोग पिछड़े वर्ग में कैसे आ सकते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है वो ये है, ना तो मुसलमान आ सकते हैं, ना हिंदू आ सकते हैं, ना क्रिश्चियन आ सकते हैं, ना सिख आ सकते हैं, क्योंकि पूरा की पूरा एक धर्म के लोग ही पिछड़े कैसे होंगे। हो सकता है उसमें कुछ वर्ग ऐसे हों जो पिछड़े हों। अब आप खुद सोचिए, क्या कर्नाटक की 6 करोड़ की आबादी में जो 80 लाख मुसलमान हैं, क्या वो सारे के सारे 80 लाख मुसलमान पिछड़े हैं? तो अब तक की राज्य सरकारें तो ऐसा ही मानती थी कि सारे के सारे 80 लाख मुसलमान सब के सब पिछड़े हैं, चाहे वो कितना भी पैसा कमाते हों, कितने भी बड़े मकान में रहते हो, कितनी भी गाड़ियां उनके पास हों, कितना भी बड़ा बैंक बैलेंस हो। और इसीलिए उन्होंने राज्य के सभी मुसलमानों को पिछड़ा मानते हुए ओबीसी की श्रेणी में 4% आरक्षण दिया हुआ था, जो भारत के संविधान के अनुरूप नहीं था। और यही वजह है कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया और यह 4% आरक्षण वहां के 2 बड़े वर्गों में बांट दिया। अब यह 4% मुसलमानों से लेकर 2 वर्गों में दे दिया। कौन से 2 वर्ग हैं? इनमें एक वर्ग है लिंगायत समुदाय का, जिससे ओबीसी की श्रेणी में अब तक 5% आरक्षण मिल रहा था, और अब 4% में से आधा 2% और जब उन्हें दे दिया जाएगा तो लिंगायत समुदाय को 7% रिजर्वेशन मिलेगा। दूसरा वर्ग है वोकालिगा समुदाय, जिससे ओबीसी की श्रेणी में अब तक 4% आरक्षण मिल रहा था, लेकिन मुस्लिम आरक्षण समाप्त होने के बाद यह कोटा 4% से 6% हो गया है। अब कर्नाटक के मुस्लिम समुदाय और वहां के तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि पुरानी सरकारों ने इस पर जो आयोग बनाए, उन्होंने ही राज्य में सर्वे कराने के बाद मुसलमानों को ओबीसी की श्रेणी में आरक्षण देने की सिफारिश की थी, और इसीलिए इसे असंवैधानिक कहना गलत है, और बीजेपी इसे समाप्त करके वोटों के लिए सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। हालांकि यहां विपक्षी दलों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आखिर सभी मुसलमानों को पिछड़ा मानते हुए उन्हें आरक्षण कैसे दिया जा सकता है, और अगर यह हो रहा है तो फिर बाकी धर्मों के लोगों को ऐसा कोई लाभ क्यों नहीं मिल रहा।